फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो आप लोग से चर्चा होगी वो भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। हम समझते हैं पहले कि अर्थक्वेक क्या होता है। सामान्य भाषा में हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जब पृथ्वी की सतह पर अचानक से हिलती है, यानी पृथ्वी की जो सतह होती है अचानक से हिलती है या उसमें कंपन होता है, तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। एक प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो अर्थक्वेक होता है, एक प्रकार की आकस्मिक आपदा है, यानी किसी को पता नहीं चलता है कब आएगा, एकाएक आ जाता है, कोई इसकी बहुत पूर्व चेतावनी भी नहीं होती है। जो पृथ्वी के अंतर्जात बल यानी इंट्रोजेनेटिक बल के कारण होता है। हम आप लोग को एक बात बता दूं कि इंट्रोजेनेटिक बल यानी अंतर्जात बल का मतलब वो बल होता है जो धरातल के नीचे यानी सतह के नीचे उत्पन्न होता है, जैसे ज्वालामुखी है या भूकंप है, ये सतह के नीचे उत्पन्न होता है, इसलिए इसको इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहा जाता है। भूकंप की जो घटना होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो संग्रहित ऊर्जा होती है, ढेर सारी जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, पृथ्वी की जो इंटरनल पार्ट में होती है उसके मुक्त होने के कारण होता है। यह ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ये भूकंपीय तरंगों के रूप में यानी सिस्मिक वेव्स के रूप में निकलती है और जमीन को हिला देती है, सतह को हिला देती है। यानी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो एनर्जी है, जिसको जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, ये भूकंपीय तरंग के रूप में अचानक निकलती है और जमीन को हिला देती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। कुछ चीज़ें और हम लोग समझ लेते हैं कि भूकंप का जो उत्पत्ति का केंद्र होता है, यानी जहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पृथ्वी का इंटरनल पार्ट है, जहाँ पे भूकंप का उत्पत्ति केंद्र होता है यानी ओरिजिन पॉइंट होता है, उसको हम लोग भूकंप मूल कहते हैं यानी फोकस कहते हैं। या इसी का एक अन्य नाम है अवकेंद्र है, या इसको अंग्रेजी में हाइपोसेंटर कहते हैं। तो भूकंप मूल या इसको हम लोग फोकस कहते हैं या अवकेंद्र जिसको हाइपोसेंटर कहते हैं। यहीं से भूकंप की उत्पत्ति होती है और भूकंपीय तरंगे यहीं से उत्पन्न होती है, यानी फोकस से या हाइपोसेंटर से उत्पन्न होती हैं। और भूकंप का जो धरातलीय सतह से जिस भाग पर हम लोग कह सकते हैं भूकंप का जो अर्थक्वेक होता है, जो सतह होता है, धरातल होता है, उसके जिस भाग पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अंकन होता है यानी भूकंप का अनुभव होता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं यानी एपिसेंटर कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आप लोग का आता है कि फोकस क्या है और एपिसेंटर क्या है। यह हमेशा अगर आप लोग देखिएगा जो एपिसेंटर होगा वो भूकंप मूल यानी फोकस के 90 डिग्री पर यानी लंबवत होगा, लगभग 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, लंबवत होगा। तो इस तरीके हम लोग कह सकते हैं कि जो ये फोकस होता है जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है और भूकंप को जहाँ सबसे पहले अनुभव करते हैं, भूकंपीय तरंगों को जिससे सबसे पहले जहाँ अनुभव करते हैं उसे एपिसेंटर कहते हैं। जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, अब इसको हम अंकन कैसे करेंगे, नापेंगे कैसे? तो एक यंत्र होता है या स्केल होता है, सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर कहा जाता है। तो यह सिस्मोमीटर क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है? एक वैज्ञानिक यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर भूकंपीय तरंगों का अंकन होता है और अवलेखन होता है यानी रिकॉर्ड किया जाता है। इससे क्या पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता, मैग्नीट्यूड क्या है, अवधि क्या है, सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। और तरंगों का प्रकार किस प्रकार की है, प्राइमरी प्रकार की है, सेकेंडरी प्रकार की है, टर्सरी प्रकार की, आगे हम आप लोग से चर्चा इसकी करेंगे। कहा जाता है जो पहला आधुनिक सिस्मोग्राफ बनाया था 1880 में एक जापान के वैज्ञानिक थे जॉन मिल्ने ने ही सबसे पहले सिस्मोग्राफ बनाया था। सिस्मोग्राफ पर ही भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है, मापा जाता है, और उनके सहयोगियों ने बनाया था, जॉन मिल्ने और उनके सहयोगियों ने बनाया था। अब इसमें काफ़ी सुधार कर दिया गया है। जो सिस्मोग्राफ था डिजिटल सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जा रहा है। और सिस्मोग्राफ से हम लोग को बता दें क्या जानकारी मिलती है। अगर सिस्मोग्राफ से जब हम भूकंपीय तरंगों का अंकन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो हमको एक पता चल जाता है कि भूकंप का समय, किस समय भूकंप आया, भूकंप की गहराई क्या थी। जैसे हम लोग जानते हैं कि भूकंप विभिन्न गहराइयों पर आते हैं, भूकंप की तीव्रता कितनी थी, कितना ज़्यादा तीव्र भूकंप आया था, और तरंगों के प्रकार, किस प्रकार की तरंगें निकली, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो यानी PSL प्रकार की तरंगें जो निकली वो किस प्रकार की थी, इसकी जानकारी हमको होती है सिस्मोग्राफ से। एक और हम लोग जो भूकंप की तीव्रता नापने वाला एक स्केल होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिक्टर स्केल, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल। तो रिक्टर स्केल से हम लोग भूकंप की तीव्रता नापते हैं, लेकिन एक समस्या आती है रिक्टर स्केल पर। रिक्टर स्केल पे जो 7 से अधिक तीव्रता वाले जो भूकंप होते हैं उसका गणना सही से नहीं हो पाती है। इसीलिए वर्तमान में एक नया स्केल आया है, उसका यूज हम लोग करते हैं, ज़्यादा किया जाता है।
मैग्नीट्यूड मोमेंट स्केल का उपयोग करते हैं। मैग्नीट्यूड मोमेंट स्केल का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। इससे 7 से अधिक तीव्रता वाले या जितना भी कम तीव्रता वाले भी भूकंपों का अंकन, रिकॉर्ड और उसकी तीव्रता हर प्रकार की जानकारी आसानी से हो जाती है, जबकि रिक्टर स्केल पे इस तरीके की नहीं हो पाती थी। इसी प्रकार बहुत पहले 1911 में एक मार्कैली स्केल हुआ करता था। तो हम आप लोग का कल जो लाइव क्लास होगी उसमें इस पर विस्तार से हम आप लोग से चर्चा करेंगे। आज आप लोग को थोड़ा सा मैं वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, चित्रों के माध्यम से भूकंप को समझाने का प्रयास करूंगा। कल डिटेल चर्चा होगी भूकंप यानी अर्थक्वेक के बारे में। एक जैसे हमने आप लोग बताया कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, मुख्य रूप से प्राकृतिक कारणों से ही आती है और इसके लिए जो मुख्य कारण है प्लेट टेक्टोनिक है। अभी हम आप लोग और कारणों की चर्चा करेंगे, लेकिन मानवीय कारणों से भी भूकंप आता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं जो परमाणु बम विस्फोट होता है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप की घटना होती है। ये जब डायनामाइट द्वारा बड़े बड़े पहाड़ों को, चट्टानों को उड़ाया जाता है तो इससे भी भूकंप की घटना होती है। बड़े बड़े बांधों का निर्माण, इसको भी भूकंप का एक कारण माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग प्राकृतिक घटना ही मानते हैं। भूकंप कहा जाता है कि 0 से लेकर 750 किलोमीटर गहराई पर कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। जो ये नहीं होता कि एक ही गहराई पे भूकंप की उत्पत्ति होती है। 0 से लेकर 750, कहीं कहीं 700 दिया, लेकिन 750 अधिकांश किताबों में दिया हुआ है कि 0 से लेकर 700 किलोमीटर गहराई तक कहीं भी उत्पन्न हो सकता है भूकंप। लेकिन जो अधिकांश भूकंप होते हैं, जो इनकी उत्पत्ति होती है, ये 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में, ज़्यादातर भूकंप की उत्पत्ति 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में होती है। तो इस तरीके का हम लोग देखते हैं कि जो भूकंप होता है इसकी जो उत्पत्ति धरातल से लेके 750 किलोमीटर कहीं पर भी हो सकती है। अब हम लोग थोड़ा सा जो चर्चा कर रहे थे कि भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, भूकंपीय तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं। हम आप लोग जैसा एक बार पुनः बता दें कि भूकंपीय तरंगों के कारण ही पृथ्वी पे जो धक्के लगते हैं, झटके लगते हैं, उसी कारण भूकंप आता है। तो जो भूकंपीय तरंगें होती हैं, जो भूकंप मूल यानी फोकस से निकलती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं, जिनको हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक तरंग कहा जाता है। इस बात की पुष्टि भूकंप पर आने वाले अधिकेंद्र पर 3 प्रकार के झटके लगते हैं। जैसे जब कहीं भी भूकंप आता है तो पहले हल्का झटका आता है, उसका अनुभव अक्सर हो नहीं पाता है। फिर कहा जाता है थोड़ा तीव्र झटका आता है और लास्ट में बहुत तीव्र झटका, सबसे तेज झटका आता है, उसी से ज़्यादा विनाश होता है। तो इस आधार पर कहा जाता है कि 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें निकलती हैं। और एक बार और हम लोग बता दें कि भूकंपीय तरंगों की स्पीड जो पदार्थ होता है उसके घनत्व पे निर्भर करती है, डेंसिटी पे निर्भर करता है। यानी जो स्पीड होगी भूकंपीय तरंगों की, घनत्व जितना ज़्यादा होगा भूकंपीय तरंगों की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं विभिन्न प्रकार की तरंगों को। तो अधिकेंद्र पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हल्का जो झटका अनुभव होता है, यह केंद्र पर पी तरंग यानी इसको प्राइमरी वेव बोला जाता है या प्राथमिक तरंग बोला जाता है। ये उसके पहुंचने का संकेत होता है। सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है, इसीलिए इसको प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। और प्राथमिक तरंग की ही गति सबसे ज़्यादा होती है, स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी जो प्राथमिक तरंग निकलती है फोकस से, उसकी गति सबसे ज़्यादा होती है, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तथा इस कारण पी तरंग भूकंप मूल से अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंच जाती है। पी तरंगें चलती कैसे हैं? तो ध्वनि तरंग की तरीके से चलती है, जो साउंड वेव्स होता है उसकी तरीके से चलती है। अर्थात तरंग के वेग तथा अणुओं में अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल दिशा होता है। जो तरंगें होती हैं ध्वनि तरंगों के तरीके से चलती हैं। पी तरंगें क्या होती हैं? ये तरल में भी चल सकती हैं, ठोस में भी चल सकती हैं। ठोस और तरल दोनों पदार्थों में ये चल सकती हैं, जो पी तरंगें होती हैं। इसी कारण पी तरंगें जो होती हैं, प्राथमिक तरंगें जो होती हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी चली जाती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग का ऊपरी जो कोर है वो तरल अवस्था में, उसमें भी ये चली जाती है पी तरंगें। पी तरंगों के बाद अगर हम लोग देखें तो एक एस तरंग होती है, जिसको हम लोग शिखंडी वेव बोलते हैं। ये अधिकेंद्र पर पी तरंग के बाद पहुंचती है। इसका कारण क्या होता है कि इसकी स्पीड जो है 4 से लेके 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जैसे हम लोग जानते थे कि पी तरंग की 8 से लेके 14 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। ये तरंगें जो होती है प्रकाश तरंगों की तरीके से चलती है, लाइट वेव्स की तरीके से चलती है। और यस तरंग की खास बात होती है तरल में नहीं जा पाती है, तरल पदार्थों में इनका ये नहीं जा पाती। यही कारण है कि ऊपरी कोर में ये नहीं जा पाती, क्योंकि ऊपरी कोर हम लोग जैसे जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में
उसमें ये नहीं जा पाती, वो तरल अवस्था में होने के कारण यस तरंग नहीं जा पाती, सेकेंडरी तरंग नहीं जा पाती है। ये जो सबसे विनाशकारी तरंग होती है, जिसको हम लोग अध्ययन पे सबसे बाद में अनुभव की जाती है, जिसको यल तरंग कहते हैं, यानी लंग तरंग कहते हैं, या इसी का एक और नाम है तृतीयक तरंग भी इसको बोलते हैं। इसको इस कारण इसे तृतीयक तरंग कहा जाता है, क्योंकि सबसे बाद में पहुंचती, तीसरी पी और एस के बाद पहुंचती है। लंबी तरंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धरातल पर लंबी दूरी तय करके आती है, यानी कि अधिकेंद्र पर जब पहुंचती है तो सतह की पूरी दूरी तय करके आती है, इसलिए इसको हम लोग लंबी तरंग भी बोलते हैं, लॉन्ग वेव्स बोलते हैं, इसीलिए इसको यल से सिंबल यूज किया जाता है इसके लिए। इस तरंग की अगर हम लोग गति देखें तो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम होती है, अर्थात ये सबसे धीमी गति वाली वेव्स होती है। यह तरंग केवल सरफेस सतह पर चलती है, आंतरिक भाग में नहीं जाती है, इस कारण इसको सरफेस वेव भी कहा जाता है। यानी यल तरंग को, ये चूंकि केवल सरफेस पे चलती है, आंतरिक भाग में नहीं जाती है, तो इसको हम लोग सरफेस वेव बोलते हैं, सतही तरंग बोलते हैं। सतह पर चलने के कारण ये इसका जो आकार होता है, चलने का जो रास्ता होता है, अधिक टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इस कारण जो यल तरंग होती है, ये तृतीयक तरंग होती है, सबसे विनाश यही करती है, क्योंकि सतह पे चलती है, आदमी जो भी है, संसाधन है, सब सतह पे, ये सतह पे चलती हैं और सतह का काफ़ी विनाश ये करती है। इस कारण आप लोग जानते हैं कि ये जो तरंग होती है तरल और ठोस दोनों माध्यमों में चल सकती है, इस कारण जलीय और स्थलीय दोनों भागों में जा सकती है, दोनों भागों में विनाश करती है। इसकी खोज एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, डीवी लव ने किया था, इस कारण इसको लव तरंग भी कहा जाता है, लव वेव भी कहा जाता है। तब ये विनाश करती है, लेकिन लव तरंग बोलते हैं इसको। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो तीनों तरंगी होती हैं, पी एस एल, प्राथमिक, सेकेंडरी और लॉन्ग जो वेव्स होती है, इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक सतही तरंग, जो हम लोग इसको यल तरंग को कहा जाता है, केवल सतह पे चलती है इसलिए इसको सतही तरंग बोला जाता है, और एक बॉडी तरंग या आंतरिक तरंग बोला जाता है, पी और एस को, क्योंकि आंतरिक भाग में भी ये तरंगें चली जाती हैं। यल तरंग को सरफेस वेव कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सतह पर ही केवल चलती है, जबकि अगर पी और एस को देखा जाए, ये तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में चली जाती हैं, आंतरिक भागों में भी जाती हैं, इसलिए इसको बॉडी वेव्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके से पी और एस और यल तरंगों की चर्चा हम आप लोग से की, अक्सर क्वेश्चन आप लोग में आते हैं। अब भूकंप आने का कारण अगर हम लोग देखा जाए, तो भूकंप के आने के कारण हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर ही इसकी व्याख्या सही से हो सकती है। तो भूकंप आने का जो प्रमुख कारण है, ये हम लोग कह सकते हैं मानव निर्मित भी हो सकता है, प्राकृतिक, लेकिन मुख्य रूप से प्राकृतिक कारण ही होते हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। मानवीय कारणों का हम आप लोग से बताए थे कि मानवीय कारणों से किस प्रकार का आता है, यानी परमाणु विस्फोट से, बड़े बड़े बांधों के निर्माण से, डायनामाइट से, चट्टानों के उड़ाने के कारण, लेकिन मेन जो कारण है वो आप लोग का प्राकृतिक कारण। इसमें प्लेट विवर्तन की, भूस्खलन, ज्वालामुखी, को मुख्य कारण माना जाता है। जो भूस्खलन की क्रिया होती है, लैंडस्लाइड की क्रिया होती है, उसके कारण भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख कारण है प्लेट टेक्टोनिक है। और हम लोग देखते हैं जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी होती है उस क्षेत्र में भूकंप आते हैं, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं उस क्षेत्रों में ज्वालामुखी की क्रिया भी होती है। तो प्लेट संचलन को मुख्य कारण माना जाता है। और जो भयानक प्रकार के भूकंप आते हैं, अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, वो अगर हम लोग देखेंगे तो प्लेटों के अभिसारी किनारों पर आते हैं, जहाँ प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, जहाँ पर प्लेटें एक दूसरे के पास में आ रही हैं, वहाँ पे जो होता है भयानक प्रकार के भूकंप आते हैं, अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। जैसे हम अगर देखें तो प्रशांत महासागर के चारों ओर अगर हम लोग देखें, जो प्रशांत महासागरीय पेटी है, उसमें तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं कि यूरेशिया प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट का अभिसरण हो रहा है, उसमें टक्कर होता है, इस कारण भूकंप आता है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट का भी अभिसरण, प्रशांत महासागरीय प्लेट का उत्तरी अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के नीचे अभिसरण हो रहा है, प्लेटों में टक्कर होने के कारण यहाँ पर भी भूकंप आता है, तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। एक और हम लोग देख सकते हैं कि जो अपना हिमालय क्षेत्र है, भारत यानी एशिया का जो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट में यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में जो टक्कर हो रही है यूरेशिया प्लेट में, इस कारण भी भूकंप की घटनाएं होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अक्सर हमारे यहाँ भूकंप की घटनाएं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, आसाम में, या हम लोग कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक घटनाएं होती हैं, क्योंकि ये अभिसारी प्लेट किनारों पर स्थित है। तो यहाँ पे तीव्रता वाले भूकंप आते हैं जहाँ पे प्लेटों का अभिसरण हो रहा है।
अब हम लोग देखते हैं कि प्लेटों का जहाँ अपसरण हो रहा है, जहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्या वहाँ भी भूकंप आता है? तो वहाँ भी भूकंप आते हैं, लेकिन हल्के भूकंप आते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं मध्य अटलांटिक महासागर के सहारे अमेरिकी प्लेट और यूरेशिया प्लेटों का अपसरण हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है, तो यहाँ ज्वालामुखी क्रिया भी होती है और हल्के भूकंप आते हैं, ज़्यादा विनाशकारी भूकंप नहीं होते हैं। रिक्टर स्केल पे 2-4 पर ही आते हैं, यानी कोई ज़्यादा विनाश नहीं होता, हल्के भूकंप आते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो अपसारी प्लेट किनारों पे जो भूकंप आते हैं वो ज़्यादा तीव्रता वाले नहीं आते। इसी प्रकार एक समानांतर प्लेट संचलन होता है। इसमें हम लोग जैसा कहते हैं कि समानांतर प्लेट संचलन में अक्सर भूकंप नहीं आता है, लेकिन कभी कभी प्लेटों में टक्कर हो जाने पे काफ़ी तीव्रता वाले भूकंप कभी कभी आ जाते हैं, जैसे कैलिफोर्निया यूएसए वाले क्षेत्र में इस प्रकार की घटना होती है। भूकंप के आने का जो एक अन्य प्रमुख कारण है वो ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के कारण भी भूकंप आता है। एक चीज़ और हम आप लोग बता दें कि जब कभी कभी जब भूकंप महासागरीय क्षेत्र में आता है तो सुनामी की घटना भी हो जाती है। जैसा अभी हाल ही में रसिया के कामचटका प्रायद्वीप में भूकंप आने के कारण सुनामी की घटना हुई है। तो जब कब होगा सुनामी की घटना? जब रिक्टर स्केल पे 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप आएगा महासागरीय क्षेत्रों में, तभी सुनामी की घटना होती है। अक्सर सुनामी की घटनाएं होती हैं। जैसे 2004 में इंडोनेशिया क्षेत्र में जो भूकंप आया था उससे लगभग 14 देश प्रभावित हुए थे। भारत में भी काफ़ी विनाश हुआ था। तो ज्वालामुखी क्रिया हम लोग कहते हैं जहाँ जहाँ ज्वालामुखी क्रिया होती है वहाँ भूकंप आता ही है, उस क्षेत्र में ही भूकंप आता भी। हम आप लोग को विश्व वितरण में दिखाएंगे भी। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में जो भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, उसके कारण भी भूकंप आ जाता है। लैंडस्लाइड के कारण भी भूकंप आ जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा विश्व वितरण को अगर हम लोग देखें कि ज्वालामुखी का और भूकंप का अगर हम देखेंगे तो लगभग एक क्षेत्र दिखेगा। भूकंप का विश्व वितरण देखा जाए तो ये तो भूकंप एक विश्वव्यापी घटना है, विश्वव्यापी आपदा है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन कुछ क्षेत्र जो होते हैं भूकंप के दृष्टिकोण से बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। इसमें परिप्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है यहाँ पे भूकंप सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। परिप्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे अधिक भूकंप आता है और विश्व का लगभग 63% जो भूकंप है, 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आता है, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आता है। हम लोग बताया कि इस क्षेत्र में प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। इसके अलावा ज्वालामुखी की घटनाएं भी इस क्षेत्र में काफ़ी हो रही हैं, तो इस कारण यहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कुछ देशों का भी नाम ले सकते हैं जो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र है वहाँ पे आता है। चीन है, रूस है का जो पश्चिमी भाग है, जापान, फिलीपाइंस, ताइवान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा का पश्चिमी भाग, उत्तरी अमेरिका, चिली, पेरू, कोलंबिया, ये सब जो देश हैं और इन देशों में भूकंप ज़्यादा आता है। और जापान में तो इतना ज़्यादा भूकंप आता है कि जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है, अर्थक्वेक कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भूकंप आते हैं जापान में। इस क्षेत्र में अत्यधिक भूकंप आने का कारण क्या है? ये जो क्षेत्र है अभिसारी प्लेट के सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया भी बहुत ज़्यादा होती है और विभिन्न प्रकार के वलित पर्वत पाए जाते हैं जो कमजोर चट्टानों से निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे भूकंप आने की ज़्यादा संभावना इसलिए होती है कि अपसारी प्लेट संचलन है, ज्वालामुखी भी यहाँ होती है और जो पर्वतीय क्षेत्र है ये कमजोर चट्टानों से निर्मित होते हैं, तो उसमें कंपन होने की संभावना ज़्यादा अधिक होती है। भूकंप प्रभावित जो दूसरा क्षेत्र है ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो हिमालय का क्षेत्र है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र है, अफ्रीका का महान जो भ्रंश घाटी क्षेत्र है, म्यांमार, थाईलैंड, पश्चिमी एशिया आदि क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें जो दूसरा प्रमुख क्षेत्र है इसमें कहा जाता है कि जो विश्व का लगभग 21% 21% जो भूकंप आते हैं वो मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। तो इस तरीके से 63% जो भूकंप आपका प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आते हैं, वहीं 21% आपका मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में आते हैं। तो अगर हम लोग देखें दोनों मिला दें तो लगभग 84% जो भूकंप है इन्हीं दोनों क्षेत्रों में आते हैं। इसके अलावा मध्य अटलांटिक क्षेत्र में प्लेटों के अपसरण वाले क्षेत्र में भी कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, लगभग 5 से 6% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं और बाकी छिटपुट भूकंप अन्य क्षेत्रों में आते हैं। तो ये भूकंप के प्रमुख क्षेत्र हैं जो आप लोग के जो भूकंप आने वाले क्षेत्र हैं। इस तरीके से आज आप लोग को जो जानकारी हमने दिया वो भूकंप के बारे में दिया। भूकंप कैसे आता है, भूकंप किस प्रकार की घटना है और भूकंप का स्केल क्या है, मापते हम लोग कैसे हैं, आधुनिक स्केल भूकंप का क्या है। और विश्व में हम लोग जैसा जानते हैं कि जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भूकंप की घटना सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को हम लोग भूकंप
कहा जाता है, भूकंप मेखला भी कहा जाता है, ज्वालामुखी मेखला भी कहा जाता है। और हम लोग जैसे आप लोग बताया कि जो रिंग ऑफ फायर एरिया हम आप लोग दिखाए थे जो ज्वालामुखी के लिए फेमस है, उसी क्षेत्र में भूकंप सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि ये प्लेट अभिसारी प्लेट संचलन का क्षेत्र है और यहाँ पे भूकंप की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। और भूकंप की घटना होने पे कभी कभी जब सुनामी की घटनाएं हो जाती हैं, लैंडस्लाइड की भी घटनाएं हो सकती हैं, बाढ़ की घटनाएं हो सकती है, बहुत व्यापक विनाश होता है भूकंप में। कभी कभी भूकंप आने से घरों में आग लग जाती है। ये हम आप लोग की जो चर्चा होगी विस्तार से चर्चा कल के लाइव क्लासेस में, जो 8 बजे रात की लाइव क्लासेस रहेगी, उसमें चर्चा हम विस्तार से करेंगे विश्व के प्रमुख भूकंपों की, और उसकी अन्य चीज़ों की चर्चा कल आप लोग से होगी। आज आप लोग मैं इसमें कुछ जो चित्र रहेंगे, कुछ वीडियोस के माध्यम से, कुछ अन्य चीज़ों के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया। आप इसको देखिएगा, फिर लाइव क्लास अगर आप लोग देखते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, किसी भी एग्ज़ाम आपको आप लोग दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।